गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम राजनीति विज्ञान के सेकंड राजनीति विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। प्यारे विद्यार्थियों, शासन प्रणाली के हिसाब से एक व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पता करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ, संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? शासन प्रणालियों को हम इन दो भागों में बांटते हैं, जो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ है विद्यार्थियों, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य संविधान के द्वारा किया गया हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। डिवाइडेशन ऑफ पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, किसके मध्य? स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, और वो भी संविधान के द्वारा। और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हो और शक्तियों का विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अंदर यह शासन व्यवस्था की बात करें तो न तो पूर्ण संघात्मक है और न पूर्ण एकात्मक है, यानी भारत के अंदर अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी है। इन दोनों के लक्षण जो हैं हमें नजर आते हैं। तो अगर बात की जाए विद्यार्थियों संघात्मक शासन व्यवस्था के अर्थ की, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य संविधान के द्वारा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य संविधान द्वारा, शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन प्रणाली या संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण दो तरीके से होता है। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक
शासन प्रणाली का निर्माण दो रूपों में होता है। दो रूपों में होता है। कौन कौन से दो रूपों में होता है? एक रूप ये है कि पहले से संप्रभु इकाइयां, पहले से संप्रभु इकाइयां मिलकर, पहले से संप्रभु इकाइयां मिलकर एक संघ बनाते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे अमेरिका का संघ। अब एक पहला रूप ऐसा है कि पहले से जो संप्रभु इकाइयां हैं मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। वो चाहे तो खुद संप्रभु देश बन सकते हैं और वो चाहे तो मिलकर के किसी एक संघ में शामिल हो सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब अमेरिका की क्रांति हुई, 1776 की अमेरिका क्रांति, तो इस अमेरिका की क्रांति के अंदर जो अमेरिका की 13 बस्तियां, उन 13 बस्तियों को एक साथ स्वतंत्र कर दिया गया। ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन थी, इन 13 बस्तियों को एक साथ स्वतंत्र कर दिया गया। अब ये 13 बस्तियां चाहती तो 13 देश बन सकती थी, अलग अलग देश के रूप में अपना अस्तित्व कायम कर सकती थी, लेकिन इन सभी 13 बस्तियों ने मिलकर के एक संघ बनाया और अपनी संघ की शक्तियां जो हैं वो एक संघ को सौंपी और उस संघ का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो हैं, ये पहले से जो संप्रभु इकाइयां हैं उन्होंने मिलकर के इस अमेरिका का निर्माण किया। वो 13 इकाइयां पूर्ण तरीके से संप्रभु घोषित कर दी गई थी। वो चाहते तो अलग देश के तौर पे अपना अस्तित्व कायम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मिलकर के एक संघ का निर्माण किया। दूसरी बात, एक राजनीतिक इकाई, एक संप्रभु इकाई राजनीतिक एक राजनीतिक शासन की कार्यकुशलता के लिए कार्यकुशलता हेतु राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण एक संप्रभु इकाई द्वारा राजनीतिक शासन की कार्यकुशलता हेतु राज्यों का निर्माण। इसमें पहले संघ बनता है, फिर राज्य बनते हैं। भारत पहले एक देश के तौर पे अस्तित्व में आया, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, फिर राज्य बने। जबकि अमेरिका में राज्य तो पहले बन गए थे और संघ बाद में बना। तो यहां जो है एक संप्रभु इकाई के द्वारा, जैसे भारत एक संप्रभु इकाई थी, संप्रभुता की शक्ति
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हो गया था। तो एक संप्रभु इकाई के द्वारा शासन की कार्य कुशलता हेतु राज्यों का निर्माण करना या इकाइयों को सत्ता हस्तांतरित करना, जिससे किसका निर्माण होता है? संघ का निर्माण होता है, जैसे भारत, कनाडा आदि। अब इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि इसमें एक संप्रभु इकाई पहले से होती है और वो राजनीतिक कार्यकुशलता के लिए और शासन की कार्यकुशलता के लिए राज्यों का निर्माण करती है, या वो शक्तियां जो हैं इस प्रकार से विकेंद्रीकृत की जाती है ताकि शासन, इतने बड़े भौगोलिक दृष्टि से बड़े देश के लिए शासन चलाना संभव नहीं है, तो राज्यों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके, शासन की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। तो ये जो है एक संप्रभु इकाई के द्वारा राजनीतिक शासन की कार्यकुशलता हेतु किसका निर्माण किया जाता है? राज्यों का निर्माण किया जाता है। अब इसमें जैसे भारत है, तो भारत आजाद हो गया पहले, और उसके बाद में उसने शासन की कार्यकुशलता के लिए किसका निर्माण किया? राज्यों का निर्माण किया। तो यह है विद्यार्थियों हमारे एक संघात्मक शासन प्रणाली का जो निर्माण होता है, उनके दो रूप। एक तो पहले से संप्रभु इकाइयां मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, जैसे अमेरिका का संघ एग्जाम्पल के तौर पे, और एक संप्रभु इकाइयों के द्वारा राजनीतिक शासन की कार्यकुशलता के लिए जो राज्यों का निर्माण किया जाता है, जैसे भारत है, कनाडा है। तो इस प्रकार से ये दो तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण होता है। और भारत जो है विद्यार्थियों, भारत के लिए भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं होकर के यूनियन शब्द का उपयोग हुआ है। भारत राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। और बात की जाए संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश, तो किन किन का नाम आता है? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, भारत है। ये देश कैसी शासन व्यवस्था वाले हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं। 11th के अंदर हम इन बारे में संघात्मक और एकात्मक बारे में पढ़ा था हमने। एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो चीन है, इटली है, स्पेन है, तो ये देश जो हैं एकात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं। ब्रिटेन है। अब भारत में वर्तमान में अट्ठाईस राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से जो भारत में जो है शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो इतने बड़े जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इतने बड़े देश में जो विविधता में एकता को कायम रखना है, तो वहां के राज्य को हमें
स्वायत्ता देनी होगी और उन्हें शक्तियां देनी होगी। तो इस प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था भारत के अंदर है। पहले 29 राज्य थे विद्यार्थियों, अभी जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए राज्यों की संख्या 29 से घट करके 28 हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 और केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई भारत में? 9 हो गई। लेकिन उसके बाद दमन दीव और दादरा नगर हवेली को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। तो इस प्रकार से बात की जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं। तो ये हुई विद्यार्थियों भारत के अंदर जो हैं 28 राज्य वो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शक्तियां दी गई है ताकि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। अब भारत के अंदर अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है या संघात्मक व्यवस्था के लक्षण कौन कौन से हैं। वैसे भारत के अंदर विद्यार्थियों पूर्ण संघात्मक व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा कहे कि भारत के अंदर जो अर्ध संघात्मक व्यवस्था है उनकी विशेषता बताइए, तो दोनों ही बातें मिक्स में आएगी। एकात्मता के लक्षण जो भारत में हैं वो भी आएंगे और संघात्मता के लक्षण जो हैं वो भी आएंगे। लेकिन अर्ध संघात्मक राज्य होते हुए भी भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं वे कौन कौन से हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो विद्यार्थियों भारत में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण या विशेषताएं कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। पहला, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। प्यारे विद्यार्थियों संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता यही है कि डिवाइडेशन ऑफ पावर, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। तो हमारे संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, स्पष्ट विभाजन है। संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के 67 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार,
राज्य सरकारों को है, तथा समवर्ती सूची के सैंतालीस विषयों पर कानून केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। निर्मित कानून मान्य होगा। अब बात की जाए, ये जो विषय हैं स्पष्ट विभाजन दे रखा है। अब इसमें जो हमारा मूल संविधान है विद्यार्थियों, मूल संविधान के अंदर मूलतः 97 सब्जेक्ट जो हैं संघ सूची में रखे गए थे और 66 सब्जेक्ट जो हैं राज्य सूची में रखे गए थे और 47 सब्जेक्ट जो हैं विद्यार्थियों वो समवर्ती सूची में रखे गए थे। ये जो बात है विद्यार्थियों, ये हमारे मूल संविधान की है। तो मूल संविधान में ये विभाजन था। तो पहली बात हुई विद्यार्थियों शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। और दूसरी बात है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण यह होता है विद्यार्थियों कि वहां की न्यायपालिका, जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। आर्टिकल 50 हमने जो पढ़ा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इस प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारी, और हमारे देश के अंदर ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के कारण ही कई बार केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद शुरू हो जाता है, विवाद के विषय होते हैं। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, वही इन विषयों को हल कर सकती है, क्योंकि राज्यों को भी लगेगा कि न्यायपालिका जो है, सर्वोच्च न्यायपालिका जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो जो न्याय करेगा वो हमें सभी को मान्य होगा। तो एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, आर्टिकल 50 के अंदर यह स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भारत के अंदर इस बात का प्रतीक है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण मौजूद है। अगली बात करें विद्यार्थियों, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। न वहां पे संसद सर्वोच्च होगी और न ही राज्यों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी जाएगी। तो भारत में
केंद्र व राज्य दोनों संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। अब केंद्र सरकार कहेगी हमारे क्षेत्र का विषय है, राज्य कहेगी हमारे क्षेत्र का विषय है। यह किस में लिखा हुआ है? संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। संविधान से सर्वोच्च कोई नहीं है। संविधान का उल्लंघन ना केंद्र कर सकता है न राज्य कर सकता है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अंदर स्पष्ट कहा गया था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, यहां तक संसद को भी नहीं है। जो हमारा मूलभूत फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है, भारत में केंद्र व राज्य दोनों के संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं, और इससे यह प्रतीत होता है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है। क्यों? केंद्र भी अपनी शक्तियों के लिए संविधान पर निर्भर है, राज्य भी अपनी शक्तियों के लिए संविधान पर निर्भर हैं। तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों जो हैं संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। और अगला लक्षण है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो उसके अंदर राज्यों को स्वायत्ता भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसका एक लक्षण यह है विद्यार्थियों कि भारत में राज्य जो हैं आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण स्वायत्त हैं। वे अपना बजट किस मद पे कितना खर्च करते हैं, कैसा बजट बनाना है, और शासन की दृष्टि से किस प्रकार के कानून बनाने हैं राज्य सूची के अंतर्गत, ये सब जो हैं राज्य पूर्ण तरीके से स्वायत्त है। आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से स्वायत्ता, यह स्वायत्ता इन शक्तियों के दायरे में होगी। जो राज्य सूची के विषय उस दायरे में ये स्वायत्त होंगे। संघ सूची के विषय में वहां कोई कर लगाना है तो उसके मामले में जो है राज्य सरकार जो संघ सूची का विषय है उसमें किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर सकती। फिर भी राज्य जो हैं पूर्ण तरीके से स्वायत्त है, और राज्यों की स्वायत्ता इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है। अगली बात करें विद्यार्थियों तो संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व अब संसद के दो सदन है विद्यार्थियों। उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन जो है लोकसभा है। उच्च सदन राज्यसभा जो है विद्यार्थियों वो राज्यों का सदन है। किसका सदन है? राज्यों का सदन है। इसका निर्माण, इसका प्रतिनिधित्व राज्यों के द्वारा निर्धारित होता है, और हमारे भारत के अंदर विद्यार्थियों जनसंख्या के आधार पर राज्यों को इस सदन में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि अमेरिका जैसे संघात्मक देशों के अंदर
उच्च सदन जैसे सीनेट है वहां पर समान प्रतिनिधित्व है। 50 स्टेट हैं अमेरिका के अंदर, तो वहां प्रत्येक स्टेट से 2 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, तो 50 से 100 ही होंगे। तो सीनेट में मेंबर की संख्या 100 ही होगी। भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर 233 राज्यसभा मेंबर और 12 जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। 233 सदस्य जो हैं राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। राज्यों की जो विधानसभा है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो हैं इनको वोट दिया जाता है, उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। तो समान प्रतिनिधित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से सर्वाधिक सीटें हैं राज्यसभा की, जैसे राजस्थान जैसे राज्य में 10 सीटें ही हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है, फिर भी एक संसद के अंदर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है उस सदन में, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि ये भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। तो भारत में पूर्ण संघात्मक तो नहीं है, अर्धसंघात्मक है, लेकिन ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये 5 लक्षण जो हैं वो हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। थैंक यू। अगली क्लास में हम जो है एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे।